भारत ने, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था ने महिलाओं को आरक्षण देने के लिए सभी सरकारों ने प्रयास किया, अपने अपने स्तर पर। किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया, वो एक अलग विषय है। लेकिन हमने ये अनुभव किया कि चाहे वो मीरा कुमार रही हो, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया रही हो, चाहे वो वृंदा करात रही हो, चाहे वो विजय राजे सिंधिया रही हो, चाहे वो नजमा हेपतुल्ला रही हो, अंबिका सोनी रही हो, सुषमा स्वराज रही हो, या सुमित्रा महाजन 10 बार की सांसद रही हो, ये सब महिलाएं उस जमाने की महिलाएं हैं जिस जमाने में आरक्षण की कोई बात नहीं करता था। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, अपनी ताकत के बलबूते पे, अपनी योग्यता के बलबूते पे। आपको लगता है कि आज की राजनीतिक व्यवस्था में क्या इस तरह की महिलाएं दोबारा हमें मिल पाएंगी? नमस्कार, मैं विवेक शर्मा, आपका होस्ट। आज हम बात करेंगे खबर अभी अभी पर। हमारा कार्यक्रम चल रहा है सरकार आपके द्वार। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण के ऊपर। महिला दुर्गा या सियासत का मोहरा। हैरानी की बात है कि जो सब घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं को ध्यान रखते हुए आज हमें महिला सशक्तिकरण पर यह बात करने की आवश्यकता पड़ रही है। हम ये जानना चाहते हैं अपने प्रमुख मेहमानों से जो यहाँ आए हैं कि महिला सशक्तिकरण के आखिर मायने क्या है। सियासत में जिन लोगों ने 30 वर्ष 40 वर्ष से अधिक का समय सियासत में दे दिया, आज आखिर क्या वो आरक्षण के बहाने पर आकर खड़े हो गए हैं? क्या योग्यता पर आरक्षण भारी पड़ गया है? इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पूर्व मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा ऋतु सेठी जी की। आप भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की पूर्व में अध्यक्ष रही हैं। ऋतु सेठी जी, आपका स्वागत है। इनके साथ तृप्ता डोगरा जी हैं। तृप्ता डोगरा जी कांग्रेस से हैं, वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और अनेक जिम्मेवारियों पे इन्होंने कार्य किया है और लगभग 30-35 वर्ष से कांग्रेस की कार्यकर्ता है। निर्मला शर्मा जी, आप आम आदमी पार्टी की महिला मोर्चा की हिमाचल प्रदेश की अध्यक्ष रही हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं सबसे पहले ऋतु जी आपकी तरफ आना चाहूंगा। मैंने आपका बड़ा संक्षिप्त परिचय कराया है। आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप भाजपा में कब से हैं और किन किन जिम्मेवारियों पर रही हैं और आपकी क्या पार्टी में कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं। नमस्कार सभी को। और चैनल खबर अभी अभी चैनल के संस्थापक और एंकर सभी को मेरा नमस्कार। मैं 1982 से भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही हूं। मुझे लगभग 44 साल हो गए हैं और मैं राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर, जिला स्तर, मंडल स्तर, हर स्तर पर मैंने कार्य किया है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी रही हूं और राष्ट्रीय परिषद में भी बहुत साल रही हूं। फिर स्मृति ईरानी जी के साथ मैंने जो कार्य किया उसमें उन्होंने मुझे अपने राष्ट्रीय कोर ग्रुप में भी रखा और पंजाब और चंडीगढ़ की प्रभारी भी रही। मैं सरकार में सत्ता पक्ष में भी रही जब सरकार बनी। समाज कल्याण बोर्ड की 1990 में मैं चेयरमैन बनी। फिर चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल की भी मैं महासचिव और सीईओ रही। भारतीय जनता पार्टी में मैं युवा मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष रही, महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष रही। सभी जितनी भी अध्यक्षाएं रही उनके साथ मैंने कार्य किया। उसके बाद मुझे भी सौभाग्य मिला 2014 में मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही प्रदेश की। फिर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता भी रही। इन सभी पदों पर मैंने बहुत लंबा अनुभव है। विवेक जी, बहुत लंबा अनुभव है
आपके अनुभव पे हम चर्चा बहुत करेंगे। तब तक मैं जरा और मेहमानों का भी परिचय ले लो। हमारे साथ तृप्ता डोगरा जी जुड़ी हैं। आप कांग्रेस की वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। तृप्ता जी, जरा थोड़ा-सा अपना परिचय संक्षिप्त में दें। आप बताएं, आपने कांग्रेस की ऐसी क्या सेवा की है कि जिससे हम आपको वरिष्ठ कह सकें? जी। हाँ, सर मैं काफ़ी वैसे तो बचपन से ही हमारी फैमिली कांग्रेस की रही है, लेकिन शादी के बाद भी मेरी मैक्सिमम फैमिली बीजेपी की सपोर्टर रही है और मैं कांग्रेस की तब भी रही हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेज़िडेंट रही हूँ, स्टेट एग्जीक्यूटिव भी रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट में कैशियर के पद पर भी मैंने काम किया है और अभी रिसेंटली थोड़ा टाइम पहले मैं ऑब्जर्वर बनकर गई थी जिंद में। जी। महिला कांग्रेस की ओर से वहाँ गई थी और मैं आर्मी स्कूल में मेरी टीचिंग है। 25-26 साल मैंने वहाँ टीचिंग भी की है साथ में। और वीरभद्र जी जब सेकंड टाइम बने थे, सीएम बने थे, तब से मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ और कब से आप काम किया है। कांग्रेस में कब से हैं आप? मेरे को सर जुड़े हुए 95 से मैं कंटिन्यू जुड़ी हुई हूँ। कंटिन्यूअसली जुड़े हैं। एक लंबा अनुभव है आपका भी। कांग्रेस की राजनीति को बड़ी नजदीक से देखा है आपने। ये निर्मला जी, आपने भी समाज के क्षेत्र में बहुत काम किए हैं और जब से ये सियासत में एक नया दल आया, आम आदमी पार्टी, आप उसके साथ जुड़ी हैं। आपके पास क्या जिम्मेवारी थी आम आदमी पार्टी में? नमस्कार, आपके चैनल को मेरा नमस्कार, आपकी टीम को भी मेरा नमस्कार। और जितना कि मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरी राजनीति तो सिर्फ एक बदलाव को लेके थी और बदलाव को लेके मेरे 12-13 साल का अनुभव है जो मैं आम आदमी पार्टी में हूँ। मेरी राजनीति आम आदमी पार्टी से ही स्टार्ट हुई है। मेरी फैमिली में कोई ऐसा नेता नहीं था, ना ही कोई राजनीति से रखते हैं, क्योंकि वो सब गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ना ही इंटरेस्ट रखते थे। एक मुझे ही था कि मैंने एक थोड़ा-सा चेंज चाहती हूँ कि हाँ, जहाँ मुझे गलत लगता था, मैं उसके खिलाफ घर पे ही डिस्कस करती हूँ कि मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। तो उस खातिर घर वालों ने भी ये कहा कि अगर आपको राजनीति में आम आदमी पार्टी में आपके पास जिम्मेवारी क्या थी? मेरे पास सारी स्टेट की ही जिम्मेवारी थी। स्टेट प्रेसिडेंट की थी। पहले तो अभी तो मैं स्टेट प्रेसिडेंट थी महिला मोर्चा की। उससे पहले तो मैं स्टेट की ही जिम्मेवारियां रही सारी तकरीबन। जी। चलिए, मैं सबसे पहले अब आपका परिचय समाप्त करते हुए मैं रितु जी से सवाल पूछना चाहता हूं। आपने अपना परिचय में अपना अनुभव दिया कि मैं बहुत पुरानी आपकी भागीदारी है भारतीय जनता पार्टी को सींचने में। आपको क्या लगता है कि आज की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता कहां हैं? क्या दिखता है आपको? क्या अब उनको हम ये मान लें कि वो रिटायर हो गए हैं? या वो मार्गदर्शन मंडल में? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते। हमने भी अपने टाइम में अगर नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा, मैं चलो महिलाओं की ही बात करती हूँ, क्योंकि महिला हूं तो महिलाओं की ही बात करूं तो अच्छा लगेगा। क्योंकि जब मैं जुड़ी थी तो उस वक्त पूरे प्रदेश में केवल 5 महिलाएं थी। तीन लीला नाम की महिलाएं थी। एक लीला शर्मा थी जो सरकाघाट से थी, लीला टंडन जी मंडी से थी और लीला शर्मा रेणुका से थी। और चौथी एक हमारी शुभ महाजन जो भी एडवोकेट भी हैं, वो शिमला से हैं, वो भी हमारे साथ थी। और चंद्रकांता गोयल सोलन से थी। मतलब ये जब मैं जुड़ी तो ये इतनी ही महिलाएं थी। उसके बाद हमने महिलाओं को जिस तरह से उस वक्त बहुत बड़ी एक चुनौती होती थी कि महिलाओं को कैसे घर से निकाला जाए, समाज सेवा के कार्य में उनको लगाया जाए, राजनीति में उनको कैसे लाना है। महिला, आप उस दौर की महिला हैं जिस समय महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं था, उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं थी, उनके लिए कोई स्थान नहीं था। आज तो महिलाओं की इतनी भीड़ है कि पुरुष अल्पसंख्यक दिखने लगे हैं राजनीतिक दलों में। अच्छी बात है। महिलाओं का आगे आना, आगे बढ़ना एक अच्छी है। हमने तो इसके लिए बहुत संघर्ष किया। मुझे याद है, आज मैं इतना खुश हूं
कि मतलब हमारा 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा के लिए पारित हुआ है, ये बिल बन गया है। ये अब हम आगे महिलाएं जो हैं वो विधानसभा में भी ज्यादा दिखेंगी और लोकसभा में भी ज्यादा दिखेंगी। उस वक्त हम प्रस्ताव बनाते थे कि हमें 33% का आरक्षण दिया जाए। मुझे याद है मैंने हर मीटिंग में हमने अपनी ये बात रखी थी। तो आज नहीं ऋतु जी, वर्तमान परिवेश में जो पुरानी महिलाएं हैं, जो आपके कद की महिलाएं हैं, जिनके 40 वर्ष का अनुभव है, वो आज कहां हैं? हम ये जानना चाहते हैं, पार्टी ने क्या उनको कोई स्थान सम्मान दिया है या वो सिर्फ उनको कहा कि ठीक है अब आपका समय समाप्त हो गया, अब आप रिटायर हो जाइए? ऐसा नहीं कह सकते कि रिटायर हुआ। हाँ ठीक है, एक रिटायर की अब अपने आप हम पुराने लोगों ने कुछ ने अपने आप रिटायरमेंट ले लिया कि बहुत कार्य कर लिया, ठीक है अब परिवार को भी देख लें। और फिर अब नए लोगों को, आगे जो नई पीढ़ी है उनको भी तो काम करना है ना। हमने तो एक शुरुआत कर दी, एक पेड़ बना दिया, एक ढांचा बना दिया। तो आज नहीं, वो जो नई पीढ़ी है, नहीं, वो जो नई पीढ़ी है वो आशीर्वाद लेने भी आती है आपसे, या बस वो नई पीढ़ी है और आप पुरानी पीढ़ी हो गए? ऐसा नहीं है, सभी आते हैं विवेक जी। मैं इस बात को वो नहीं करूंगी कि कोई नहीं आता। अभी जो मंडल अध्यक्ष, यहाँ की मैं अपनी बात करूं, मंडल अध्यक्ष बनी जो प्रिया कंबोज, वो मेरे पास आई थी मुझसे अच्छी बात है। आशीर्वाद लेने और कुछ सीखने के लिए कि आप प्लीज दीदी अपना अनुभव बता दीजिए। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मतलब एक तरह से पार्टी पुराने कार्यकर्ताओं को इग्नोर कर रही है। हाँ कुछ हद तक ये है कि आना चाहिए, पुरानों को भी मान सम्मान मिलना चाहिए, मैं ये कहूंगी। ठीक है, मैं तृप्ता लांबा जी की तरफ आना चाहूंगा। तृप्ता लांबा जी को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज स्टूडियो से। तृप्ता लांबा जी, आपके यहाँ पर क्या स्थिति है? आप भी बहुत पुरानी कार्यकर्ता हैं, क्या कांग्रेस में आज महिलाओं की क्या स्थिति है? आपको क्या लगता है? आपने तो वीरभद्र सिंह जी का कार्यकाल भी देखा, आपने सुक्खू जी का कार्यकाल भी देखा, आपने बीच में स्वाभाविक है विपक्ष भी आया, धूमल जी का कार्यकाल भी आया, उसमें जयराम जी का कार्यकाल भी आया, आपके क्या अनुभव है? सर मेरा तो ये मानना है जो पहले इज्जत मान महिलाओं को दिया जाता था वो कम हो गया। उसको जो पुराने हैं कार्यकर्ता ठीक है, जो नहीं टाइम दे सकते उनको तो इग्नोर कर सकते हो थोड़ा सा, है ना, लेकिन उनको मान सम्मान महिलाओं को बहुत जरूरी है देना। मैंने जो मेरा अनुभव रहा है कि पहले पुरुष भी महिलाओं को बहुत मान सम्मान देते थे, वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, वो चीज नहीं रही है जो पहले थी। इसलिए महिलाओं का मैंने देखा भागीदारी भी कम होती जा रही है। नहीं, आपकी पार्टी ने तो राज्य स्तर पर महिला को सम्मान दिया, प्रतिभा जी को अध्यक्ष बनाया, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भी महिलाओं को सम्मान नहीं दिया, कांग्रेस सम्मान नहीं दे रही है? ये तो फिर इल्जाम हुआ। सर इल्जाम वो नहीं है कि आप कार्यकर्ता को ये देखो ना कौन काम करने वाला है। मेरी पहचान मेरे आदमी से नहीं होनी चाहिए, मेरी पहचान मेरी सेल्फ होनी चाहिए, वो नारी सशक्तिकरण होती है। अगर मैं अपने आदमी के नाम से जानी जाती हूँ तो उसको मैं नहीं मानती हूँ। अपना अपना सोच है, लेकिन मेरे को लगता है जो सेल्फ मेड है उसको क्यों नहीं आगे किया जाता। चलिए, आप अभी जो वर्तमान परिवेश में हम 16 नगर निगम या अन्य नगर निगम के जो चुनाव हो रहे हैं, उनमें जो महिलाओं का जो कोटा था, जो रिजर्वेशन कोटा था, उससे अधिक दोनों राजनीतिक दलों ने, भाजपा ने भी और कांग्रेस ने भी, दोनों ने महिलाओं को ज्यादा टिकट दिया है। आपको लगता है इससे महिला सशक्तिकरण में कोई लाभ प्राप्त होगा? थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। उसका कारण ये है कि जो महिलाएं हैं उनको टिकट भी मेरे ख्याल से उनके आदमी की पहचान से ही दी गई है, या उनके पतिदेव की पहचान से या उनके परिवार की पहचान से दिया गया है। मतलब उनकी योग्यता के आधार पर, आपके कहने का भाव है। आपकी आवाज कट गई बीच में। योग्यता के आधार पर नहीं है। निर्मला जी नमस्कार।
दून वगैरह कई है, नालागढ़ वगैरह है। अच्छा, दूसरा मेरा जो सा है सशक्तिकरण के ऊपर ये है कि जब महिलाओं को कोई पद दिया जाता है तो वो पुरुषों से पूछ कर दिया जाता है, ना कि महिलाओं का ग्रुप बनाकर उनको बुलाओ, ना उनको बुलाओ कि तुम में से किसको बनाना है, जो जी। कि ऐसा नहीं किसी भी पार्टी में, मेरे ख्याल से तो किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं है। वो जो अध्यक्ष होते हैं वो वहीं बैठे बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? आपके सोलन डिस्ट्रिक्ट का, सोलन वालों को पता है ना कि कौन उसमें कैपेबल है, कौन उस पद जी, के लिए जी। कैपेबल है। ब्लॉक वालों को उनको पता है कि कौन उनके ब्लॉक में कैपेबल है। ये थोड़ा-सा वो मेरी पहचान है तो मेरे आदमी की पहचान है तो वो मेरे को बना दिया जाए, वो नहीं है। वो फिर रबड़ स्टैम्प बनकर रह जाती हैं औरतें। वो जी, अपना काम जी। खुद नहीं करती हैं, रबड़ स्टैम्प बनकर चल जाती हैं। और दूसरा मैंने जो मेरा व्यू है, मैं अपना व्यू रखना चाहती हूँ कि जब भी कहीं प्रेस रिपोर्ट वगैरह होती है, कुछ भी होती है, अगर कोई एमएलए या एमपी कोई भी आया है, तो पुरुष एक तो महिलाओं को वहाँ खड़े नहीं होने देते, क्योंकि वो जी। जितनी भी फोटोएँ ऑब्जर्वर बनकर भी गई हूँ, तो मैंने वहाँ भी देखा है सारी जगह ऐसा ही है कि महिलाओं को थोड़ा बैकफुट किया जाता है, क्योंकि वो फोटोएँ जाती हैं कांग्रेस पार्टी के आपकी अध्यक्ष के आपकी पास। तो प्रभारी आपकी तो प्रभारी भी कांग्रेस की महिला है प्रतिभा पाटिल। कभी आपने उनके ध्यान में ये विषय नहीं डाला कि भाई हमारे साथ तो यहाँ इस प्रकार से अन्याय होता है? हाँ जी, मैं तो सर आवाज़ उठाती हूँ, मैं हर एक के लिए उठाती हूँ। मेरे को अन्याय के प्रति नहीं मतलब कि उनका फ़ेवर नहीं करना है, चाहे जो मर्ज़ी हो। जी, जी, जी। मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। निर्मला जी, आपकी दृष्टिकोण में आपकी पार्टी ने बहुत ज़्यादा शोर-शराबा मचाया इनिशियल में, और पिछली बार आपने नगर निगम में कुछ प्रत्याशी भी उतारे थे। इस बार तो इन्होंने एक भी प्रत्याशी नहीं उतारा। महिला तो छोड़िए, पुरुष भी नहीं उतारा। आखिर आम आदमी पार्टी ने क्या हिमाचल से किनारा कर लिया है? ये मान लिया जाए? इस बात को तो मैं 3 साल से तो मैं पार्टी से बाहर हूँ। तो मैं इस जी। बारे में कोई नहीं कोई उत्तर देना चाहती, क्योंकि मैं इससे मेरा पार्टी से अब कोई लेना-देना नहीं है। आप तो आपके जब जितनी देर आप आम आदमी पार्टी में कार्य करती रही, आपके क्या अनुभव रहे? क्योंकि आपकी मेरे पार्टी में तो बड़ा बहुत बड़ा इनिशियली जो एक अपना स्वाति मालीवाल जी का जो घटना घटी थी दिल्ली में, वो भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी। नहीं, तो उसके बारे में देखो, हमने तो सुनी-सुनाई बात है। अगर वो उनके साथ कोई घटना घटी है तो उसके लिए हमें खेद है, क्योंकि महिलाओं के साथ ऐसा बर्ताव होना नहीं चाहिए। तो क्या लगता है कि जो सिचुएशन सोलन में आने वाले समय में उभर के आएगी, जिस तरह से यहाँ महिलाओं को स्थान दिया जा रहा है, आपको लगता है कि वो जो आम लोगों की जो समस्याएं हैं, क्योंकि सामान्यतः नगर परिषद सोलन की अगर हम बात करें तो जो यहाँ चुनाव हो रहे हैं, जो यहाँ की समस्याएं हैं, चाहे वो कूड़ा उठाना है तो घर की महिलाओं के लिए चुनौती है, पानी नहीं है तो घर की महिलाओं के लिए चुनौती है, रास्ते टूटे हैं, बच्चों को स्कूल चलाना है तो महिलाओं के लिए चुनौती है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, अंधेरे में कोई कामकाजी महिलाओं को शाम को आना है तो उसके लिए चुनौती है। आपको लगता है कि जो सारा ये षड्यंत्र बनाया जा रहा है, जो व्यवस्था बनाई जा रही है कांग्रेस भाजपा द्वारा, ये कहीं लाभकारी होगी? इससे कोई उत्थान होगा? निर्मला जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। महिलाओं के लिए तो मैं राजनीति तो अपने लेवल पे होनी चाहिए। किसी की पीठ के पीछे आप राजनीति नहीं कर सकते। पे तो कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति उनके हैं, और राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सशक्त जो कैंडिडेट है उसी को ही टिकट मिलनी चाहिए, जो खुद काम करे, अपने हस्बैंड के पीछे नहीं चले। वो तो जो तृप्ता जी ने कहा उसी को ही आपने एंडोर्स कर दिया, लेकिन ऐसी महिलाएं आएंगी कैसे आगे? उनको लाने का तरीका क्या है? उसमें बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, तृप्ता जैसी हैं, रितु दी जैसी हैं। रितु दी की राजनीति की से तब तो मैंने एबीसी पढ़ी भी नहीं थी राजनीति की, जब से मैं रितु दीदी को देखती हूँ। लेकिन वो आज की डेट में वो ना वो एमएलए बनी, ना ही वो मंत्री बनी है। उनको हम एक एमएलए और मंत्री के रूप में देखना चाहते थे। वो तो हो सकता है उनकी इच्छा ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि
नहीं, ये सोनल भी तो हो की सकता है कि किसी की कभी इच्छा ही ना रही हो। जी जी सर। मैंने कहा ऐसा भी तो हो सकता है कि रितु दीदी की कभी इच्छा ही ना रही हो चुनावी राजनीति में जाने की। राजनीति में आए किस लिए होते हैं? रितु दी को हम अच्छी तरह पहचानते हैं, और एक उनको एक अच्छे मंत्री के रूप में भी देखना चाहते थे, अच्छे एमएलए के रूप में भी देखना चाहते हैं, लेकिन इनको आज तक कभी मौका नहीं दिया। यहाँ पे जो पुरुष लोग हैं वो महिलाओं को आगे आने नहीं देते हैं, अच्छी महिलाओं को आगे आने नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। रितु अच्छी जी महिलाओं को राज्यसभा तक जाना। रितु जी, आप कितना सहमत हैं? निर्मला जी ने तो आपको कहा कि आपको तो विधायक होना चाहिए था। आपने तो शांता जी के साथ भी काम किया, आपने प्रेम कुमार धूमल जी के साथ भी काम किया, आपने जयराम की सरकार भी देखी, आपने तो भाजपा की बहुत सारी सरकारें देखी। क्या अनुभव है आपके इनके बारे में? क्या कोई भी किसी ने भी स्थान सम्मान नहीं दिया? ऐसा है, उस वक्त मेरी इच्छा नहीं थी, क्योंकि एकदम से अगर आप पार्टी में आते हो, नए नए आते हो, और आते ही आप अपना महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाना शुरू कर दो, तो वो ठीक नहीं है। जब तक आप पूरी तरह से आपको अनुभव नहीं आ जाता, आपको सेवा कार्य करना नहीं आ जाता कि किस तरह से समाज में उठ के एक महिला ने अपने परिवार को भी देखना है, उसकी कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं, घर परिवार और फिर बाहर का, और फिर एक सामंजस्य बिठाकर हमें जो सिखाया गया भारतीय जनता पार्टी में जब मैं आई, तो मुझे जो लीला बहन जी ने और चंद्रकांता दीदी ने, इन लोगों ने जो मुझे सिखाया कि उन्होंने अर्थ बताया, महिला का अर्थ क्या है। ममिता, ये 3 शब्द से बना है, ममता, और ही हिम्मत, और लज्जा। आपको लगता है आज तीनों नहीं, आपको लगता है कि हिम्मत, लज्जा और जो ये सब विषय हैं आज की महिलाओं में, ये आपको दिखते हैं भारतीय जनता पार्टी में ये सब चीजें? नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी ना कहो, मैं तो सभी महिलाओं में, अब आज परिस्थिति कुछ और हो गई है, उस वक्त परिस्थिति कुछ और थी। बहुत सारी चुनौतियां थी हमारे पास फोन तक नहीं होते थे। आज तो मोबाइल भी है और बहुत सारा वो है। उस वक्त जो कार्य होता था कोई सोशल मीडिया से नहीं होता था कि आप मोबाइल में एक फोटो, आप कहीं जा रहे हो कि किसी से भी मिल रहे हो, फोटो डाल के आप फेसबुक पे डाल दो या सोशल मीडिया पे चला दो कि मैंने ये किया। उस वक्त इस तरह के कोई कार्य नहीं होते थे। हम लोगों ने तो घर घर जाकर, बसों में सफर करके घर घर जाकर उनके मतलब जिस तरह से महिलाओं को निकाला। मुझे याद है हरियाणा में मेरी कालका के विधानसभा में जब लतिका शर्मा को खड़ा किया था, उसको जब टिकट दी थी, तो उससे पहले मुझे वहीं 2 महीना पहले मेरे को भेज दिया गया था कि वहां जाकर, क्योंकि कालका विधानसभा कभी हम जीते नहीं थे, कि कालका विधानसभा से हमने सीट जीतनी है, तो इसके लिए कार्य किया जाए। तो मुझे भी वहां पर सौभाग्य मिला, मेरी वहां पर मुझे प्रभारी के नाते वहां पर मैं गई, मैं महिला मोर्चा की यहाँ पर प्रदेश अध्यक्षा थी, उस नाते मैं गई वहां पर। 2 महीने मैंने लगाए, घर घर से एक महिला को, हरियाणा में महिलाओं को निकालना बहुत ही मुश्किल है। मैं कहती हूँ हिमाचल में भी बहुत मुश्किल था जब हम महिलाओं को निकालते थे। पहले पति को समझाओ, पति समझ गया, पति मान गया, तो फिर सास ससुर से बात करो, उसके पूरे परिवार से बात करो, महिलाओं को घर से निकालो। ऋतु जी, वर्तमान में क्या स्थिति है? ये तो पुराना इतिहास हो गया। अब तो उनको कहना पड़ता है कि तुम घर रहने दो, पुरुषों को भी कहीं स्थान दे दो। उस वक्त एक अलग जुनून, मतलब एक समाज सेवा और सेवा भाव का कार्य करते थे। अब एक राजनीति को कैरियर मान लिया है लोगों ने कि ये कैरियर है हमारा। जी जी। तृप्ता जी, आपको क्या लगता है कि इस कैरियर में एजुकेशन का कोई महत्व है? कोई जो महिलाओं को हम आगे ला रहे हैं या राजनीतिक दल ला रहे हैं, उसमें एजुकेशन की कोई प्रायोरिटी होनी चाहिए? या क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कई राजनीतिक दलों ने तो ऐसी बिल्कुल है विवेक जी, बिल्कुल है। जब तक महिला शिक्षित नहीं होगी, महिला को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। नहीं, मैंने तृप्ता जी से मैं जानना चाह रहा था, तृप्ता जी,
आपकी दृष्टि में मैं देख रहा हूं कि कई ऐसी महिलाओं को टिकट दे दिया राजनीतिक दलों ने जो अपना नाम भी लिखना नहीं जानती हैं और अपने आप को वरिष्ठ कार्यकर्ता बताती हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्या आपको लगता है कि महिलाओं की योग्यता का भी कोई महत्व है? नहीं सर, महिलाओं को तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है। वो जिनको टिकट दी जाती है वो बस रबड़ स्टैंप के लिए ही दी जाती है कि उनको रबड़ स्टैंप बना दिया जाए और जहां बोले वहां साइन करते रहे। शिक्षा नहीं होगी तो वो अपने ये तो खतरनाक स्थिति है। अगर आपको रबड़ स्टैंप ही बनना है तो वो तो बड़ी खतरनाक स्थिति है। खतरनाक स्थिति है, महिलाओं के लिए भी खतरनाक है और देश के लिए भी खतरनाक है। चाहे जो मर्जी हो, जिस मर्जी हो, जब तक उसको पूरी नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है उस बारे में, तो उसको तो टिकट देना बेकार है। खाली पार्टी के नाम से ही टिकट दी जाती है। अभी आप सोलन में इलेक्शन देखिए तो क्या जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, लेडीज हैं चाहे जेंट्स हैं, क्या उनको बीजेपी और कांग्रेस का चिन्ह मिला है? नहीं मिला। चिन्ह उनको अलग मिला है। अगर अलग मिला है तो उनको उनके काम के नाम से वोट डाली जाए ना, उसमें पार्टीबाजी कहीं भी है, पार्टीबाजी आ रही है। और जब अभी भी टिकट दी गई है तो ऊपर से ऑर्डर आ गया कि उसको टिकट दी जानी है। क्यों नहीं लोकल वालों से पूछा जाता है कि किसको खड़ा करना है, मैं एक अंतिम सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं आपके अंतिम सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं। भारत में भारतीय संवैधानिक व्यवस्था ने महिलाओं को आरक्षण देने के लिए सभी सरकारों ने प्रयास किया, अपने अपने स्तर पर। किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया, वो एक अलग विषय है। लेकिन हमने ये अनुभव किया कि चाहे वो मीरा कुमार रही हो, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया रही हो, चाहे वो वृंदा करात रही हो, चाहे वो विजय राजे सिंधिया रही हो, चाहे वो नजमा हेपतुल्ला रही हो, अंबिका सोनी रही हो, सुषमा स्वराज रही हो, या सुमित्रा महाजन 10 बार की सांसद रही हो, चाहे वो श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी रही हो, या हिमाचल में अपनी दूर से मिसेस चंदेल रही हो, आशा कुमारी हो, लता ठाकुर हो, विप्लव ठाकुर हो, या मोस्ट फायर ब्रांड लेडी जिसे श्यामा शर्मा जी कहा करते थे हम, नाहन से रही हो। ये सब महिलाएं उस जमाने की महिलाएं हैं जिस जमाने में आरक्षण की कोई बात नहीं करता था। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, अपनी ताकत के बलबूते पे, अपनी योग्यता के बलबूते पे। आपको लगता है कि आज की राजनीतिक व्यवस्था में क्या इस तरह की महिलाएं दोबारा हमें मिल पाएंगी? तृप्ता जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। ऐसा नहीं है, महिलाएं अभी भी हैं, ऐसी हैं महिलाएं बहुत, लेकिन उनको आगे आने दिया जाएगा क्योंकि सब लोग यही समझते हैं कि हमें रबड़ स्टैंप चाहिए। ऋतु जी, आपका क्या दृष्टिकोण है? क्या अब ऐसी महिलाएं मिल पाएंगी? सर, महिलाएं अभी भी सशक्त। जलंधर में मैंने विवेक जी, दोबारा आप करेंगे क्या? आप पूछना चाह रहे हैं? मैं एक मिनट, तृप्ता जी कुछ बोल रही हैं, आप उनका भी कंप्लीट कर लो। जी तृप्ता जी बताएं, जलंधर में बोल रहे थे आप कुछ। जी, तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, महिलाओं को रबड़ स्टैंप कैसे बनती हैं। मैं जलंधर में, मेरे पापा की डेथ हुई थी तो मेरे को लीगल हायर के लिए सर्टिफिकेट चाहिए था। मैं वहां के मेंबर के पास गई तो उनकी शॉप थी एक, तो मैंने बोला कि मेरे को कैंडिडेट से साइन करवाने हैं। तो जब मैं उसके पास गई हूँ, लेडी के पास, तो उसने बोला कि मेरी जो रबड़ वगैरह है, स्टैंप वगैरह है, वो मेरे हस्बैंड के पास है और वो रामा मंडी में उनकी शॉप है। मैं वहां गई हूँ और मैंने खुद आंखों से देखा है कि उस आदमी ने साइन किए अपनी मिसिस के और स्टैंप लगाकर मेरे को दिया। कहता सारा काम तो मैं देखता हूँ, और वो वहां की परिषद थी। मतलब ये आरक्षण के नाम पे सबसे बड़ा धोखा है जो आप बता रहे हैं। ये मैं जी, मेरा सवाल ऋतु जी से है। ऋतु जी, ये था कि जो महिलाएं जिनका मैंने अभी नाम पढ़ा, चाहे वो मीरा कुमारी थी, वो सुंदरा राजे सिंधिया है, अंबिका सोनी है, या हिमाचल प्रदेश की श्रीमती विद्या स्टोक्स रही, श्यामा शर्मा रही, या विप्लव ठाकुर हैं, या आशा कुमारी जैसी महान जो महिलाएं जिन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, और इन्होंने उस समय इस्टेब्लिश किया जब ये आरक्षण जैसा कोई मुद्दा नहीं था। तो क्या आज भी हम ऐसी महिलाओं को ढूंढ सकते हैं? क्या वो हमें मिलेंगी?
कि ऐसी अपेक्षा रखना ये सही है या ये एक आर्टिफिशियल थॉट है? नहीं, आज भी मैं ये इस बात से मैं डिनाई नहीं करती, आज भी महिलाएं जो हैं बहुत सशक्त हैं, पर ये है मानना कि अपने दम पर जो महिला अपने दम पर संघर्ष करके जो आगे बढ़ती है, निश्चित तौर पर उसको आगे बढ़ने से रोकना नहीं चाहिए, उसको आगे बढ़ने देना चाहिए उसको। उनको जो जिसमें पोटेंशियल है उसको रोका जाता है। आप ये बात मानती हैं कि सियासत में जिस महिला में पोटेंशियल है उसको रोका जाता है? वो तो आप पुरुषों में भी, आप ये बात तो महिलाओं में ही क्यों कह रहे हैं, पुरुषों में भी है, पुरुषों में भी होती है ये बात। तो आप ये केवल महिलाओं के लिए नहीं तो करो, महिलाएं बहुत सशक्त हैं, वो बहुत ही जिम्मेवारी से अपना कार्य करती हैं और सशक्त रूप से आगे बढ़ रही हैं। उनको बस एक ये कहूंगी कि दलगत की राजनीति से ऊपर उठकर और संघर्ष करके और चाटुकारिता की राजनीति ना करते हुए अपने में रहकर और अपना मान इज्जत को रखते हुए उस तरह से अगर समाज में कार्य करेंगी तो बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगी। निर्मला जी, आपका क्या दृष्टिकोण है एक सशक्त महिलाओं को लेकर के समाज में? आज की डेट में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो काम करने की इच्छुक होती हैं और जो अपने दम पे काम करना चाहती हैं, लेकिन कुछ लोग हो सकता है उनको आगे नहीं आने देते हैं। वो तो सारी में ही ऐसे ही है, पुरुष में भी ऐसे ही हैं और महिलाओं में भी ऐसे होते होने, लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं, अगर उनको आप अच्छी दृष्टि से देखा जाए और उनको आगे लाएं तो देश बहुत आगे बढ़ सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने हमें समय दिया, अपने विचार साझा किए। आपकी उपस्थिति हमारे लिए सम्माननीय है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।